हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक में हम 13वां चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें है प्रमुख जीव और उनके वैज्ञानिक नाम, यानी साइंटिस्ट का नाम है। इसमें प्रमुख वैज्ञानिक नाम है, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल सिलेक्शन में किससे संबंधित है? प्राकृतिक वातावरण यानी चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वातावरण किससे संबंधित है? तो नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो मेंडल है। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता मेंडल को माना जाता है। मेंडल है। इसके बाद में डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए का कॉर्नबर्ग ने किया था, कॉर्नबर्ग में। उसके बाद पल्लवन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो माइकल टॉप ने किया था। पल्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन मेलिंगटॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजी के अध्ययन के लेखक कौन है? फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लैमार्क हैं। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूमेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण तथा सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो डार्विन ने किया था। डार्विन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो लैनी ने किया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनी ने किया। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित थे? तो चेचक से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या दी थी? तो विलियम और हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज हार्वे के द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? पहला क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेंगे डीएनए संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डार्विन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 और 4 ने होगा। 2 और 4 यानी स्लाइडेन तथा स्वान ने सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। या किसने कहा? तो वहीं स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मिलान करना है। इसमें कह रहा है कि डीएनए की खोज है, एक साइड है वैज्ञानिकों का नाम है। तो डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वाटसन और क्रिक। इसको टिक लगा देंगे, वाटसन और क्रिक। उसके बाद ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज लैंड एस्टीनर के द्वारा किया गया था। इसके बाद में जिम्पिंग जीन का बर्बरा माइकल टॉक। उसके बाद में रेगुलेटरी जीन का जैकोब तथा मेनॉल्ड के द्वारा किया गया था। मेनॉल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? तो वाटसन के द्वारा। वाटसन के आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमेलित कौन इसमें नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है, इसको कह रहा है। तो जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग के उपचार के लिए यह सुमेलित नहीं है। जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का आविष्कार नहीं किए थे। उसके बाद जॉन साल्क पोलियो का किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किए थे। उसको एडवर्ड जनरल चेचक के
विरुद्ध टीकाकरण किया था, चेचक के विरुद्ध टीकाकरण किए थे, ये सही है। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो लिस्टर हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर हैं, लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन के द्वारा दिया गया। उसका पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन माने जाते हैं? तो अरस्तू माने जाते हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तू को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी कि मलेरिया जो होता है ना वो मच्छरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था? तो हैंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था। नेक्स्ट, उसके वाटसन और क्रिक जो नाम सुने होइएगा, वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली का खोज किया था। उसके बाद लैंडस्टीनर जो होता है ना वह रुधिर वर्ग का खोज किए थे। उसका फ्लेमिंग ने किया था पहले पेनिसिलिन का। याद रखें, जनरल ने एडवर्ड जेनर द्विकुंडली, वाटसन और क्रिक थी, वाटसन द्विकुंडली और जेनर ने टीकाकरण, लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग तथा पेनिसिलिन थे। उसके बाद फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो रक्त समूह का आविष्कार लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बेंटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें तो यहीं पे ख़त्म, एफजी बेंटिंग के द्वारा किया गया था। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जंतु ऊतक से संबंधित यानी एनिमल टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या है इसका फैक्ट। चलिए, इसमें कह रहा है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिस्टोलॉजी का प्रयोग मेयर के द्वारा किया गया था। मेयर के द्वारा किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? तो एपिथीलियमी ऊतक जो होते हैं ना वह शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथीलियमी ऊतक जो होता है ना शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथीलियमी ऊतक जो होता है ना, याद रखें, एपिथीलियमी ऊतक शरीर में घाव भरने में काम आता है। एपिथीलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वासामय ऊतक जो होता है ना गर्म रखने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। वासामय। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो वासामय ऊतक। उसके सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। तो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथि स्तनियों की त्वचा के सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तो तलवे में सबसे मोटी होती है। तलवे में क्या होती है? सबसे मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्रामाइमल ग्रंथि स्रावित होती है तो आंसू से स्रावित होती है। लैक्रामाइल क्या बोलते हैं इसको फिर से? लैक्राइमल ग्रंथि आंसू से स्रावित होती है। उसके बाद में वृद्धावस्था में त्वचा के झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण उपचर्मीय अवस्था में लचीलापन कम होने के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कहेगा तो तंत्रिका कोशिका होगी। उसके तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के लिए होता है तो तंत्रिका ऊतक में होता है। एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि
लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि से जोड़ती है। लिगामेंट जो होता है ना, वो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो वासामय ऊतक का बना होता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है वासामय ऊतक के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वासा ऊतक के कारण मोटापा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उदाहरण है? तो रक्त कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण मस्तिष्क नहीं होगा, यकृत आमाशय नहीं होगा, तो रक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्सी संबंधित है। तो परीक्षण के लिए ऊतकों के शरीर से अलग करने से ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए बायोप्सी के ऊतकों को शरीर के परीक्षण करने के लिए बायोप्सी का प्रयोग होता है। तो मास्ट सेल पाई जाती है। तो संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिका पाई जाती है। संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैवर्सिन यंत्र पाया जाता है। तो स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। हैवर्सिन यंत्र पाया जाता है स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। हैवर्सिन यंत्र स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो फलूरा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला जो झिल्ली होते हैं ना, फलूरा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फलूरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं तो डेंटाइन के बने होते हैं। डेंटाइन के। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो एनामिल का बना होता है। दांत का जो शिखर होता है वह एनामिल का बना होता है। उसके बाद देखेंगे, नाभि रज्जु है तो प्रण संयोजी ऊतक के। नाभि जो रज्जु होता है ना, वह प्रण संयोजी ऊतक के नाभि होता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। किसी जीवित देह में, यानी जिंदा व्यक्ति के जिंदा शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। तो दोस्तों यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकी क्या है, जो कि मेरा 15वां चैप्टर है। आइए देखते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो मेंडल को बोलते हैं। मेंडल साहब को अनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। तो अनुवांशिकी किसकी इकाई है? जीन की। जीन अवस्थित होता है। तो जीन किस में अवस्थित होता है? तो गुणसूत्र में अवस्थित होता है। जीन जो होता है ना, गुणसूत्र में अवस्थित होता है। नेक्स्ट, जीन होता है। तो जीन क्या होता है? तो जीन एक DNA का एक भाग होता है। जीन जो होता है ना, DNA का एक भाग होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे तो वो खुराना थे, हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो बीटल तथा टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम, एक ठो जीन और एक ठो एंजाइम का सिद्धांत बीडल तथा टैटम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को उपयुक्त सभी में, यानी अनुवांशिकता की इकाई में भी, उत्परिवर्तन की इकाई में भी और DNA की इकाई में भी, यानी 1, 2, 3 तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम किनके द्वारा दिया गया था? तो जोहानसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ होता है तो DNA। कोशिका में क्या पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो वहीं खुराना साहब ने किए थे। इसके बाद देखेंगे, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, माता पिता के गुण उनके संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। माता पिता के जो गुण होता है ना, उनके संतानों में जाता है गुणसूत्र के द्वारा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो अनुवांशिक विविधता के कारण और उसका वातावरण की विभिन्नता के कारण, और इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से दोनों हो जाए। अनुवांशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण में भिन्नता के कारण, दोनों कारण हो सकते हैं माता पिता के गुण में डिफरेंट होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। लड़का पैदा होता है, यानी बच्चे में XY गुणसूत्र हो, तब बच्चे में जब XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है। जब XY गुणसूत्र हो तो क्या पैदा होता है? तो लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं, गुणसूत्र 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र
मिश्रण होता है, नर का होता है XY होता है, नर का XY होता है, इसलिए तो लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, तो पिता होता है। पिता लिंग निर्धारण के लिए बेटा हो या बेटी है, इसके लिए पिता का होना जरूरी है। इसके बाद देखेंगे एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होते हैं। ऑटोसोम की संख्या मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी होती है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो X तथा Y। पुरुष का Y तथा स्त्री का X। याद रखें, पुरुष Y स्त्री X, पुरुष Y स्त्री X। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है, तो एक लिंग संलग्न रोग है वर्णांधता, यानी पिता को वर्णांधता है तो बेटा को भी होगा, बेटा को है तो उसके आने वाले बेटा को भी होगा। लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है, तो X गुणसूत्रों की वंशागति। लाल हरा जो वर्णांधता होता है ना, कलर विजन होता है, तो उसमें X गुणसूत्रों की वंशागति के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे करा कि हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में जो होता है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है, तो प्रोटोनोपिया के रूप में तथा प्रोटोनोपिया तथा ट्यूरेराइनोपिया के रूप में जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता प्रोटोनोपिया तथा ट्यूरेराइनोपिया के नाम से जाना जाता है। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हो तो संतानों में क्या होगा, तो अंधे पुत्र वर्णांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करा कि एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला की संतानों में, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतान में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी प्रतिशत रहती है, तो 0% रहती है। एक वर्णांध पुरुष तथा सामान्य महिला की संतान में वर्णांध पुरुष तथा वर्णांध महिला के संतान को वर्णांध होने की संभावना 0% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करा कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने बनाया, तो जीन शब्द जोहान्स ने WL जोहान्स ने जीन शब्द किसने बनाया, तो WL जोहान्स ने बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता, तो लाल रंग हरा जिसके वर्णांधता हो, कलर विजन हो, तो उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। पुरुष जो होता है ना, एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से, यानी अंधे व्यक्ति एक सिंपल महिला से शादी करता है तो वर्णांधता के लक्षण क्या हो गए, तो पुत्रियों के पुत्रों में वर्णांधता के लक्षण जो होता है ना, पुत्रियों के पुत्रों में दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, तो अनुवांशिक कौन है, तो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया जो होता है ना व्याधि, वह क्या है, अनुवांशिक है। हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनुवांशिक विचारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो ये कह रहा है कि विचार करने का, तो पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होती है, लेकिन पुत्री वर्णांध नहीं होती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद उद विकास यानी इवोल्यूशन चैप्टर हम देखेंगे। इवोल्यूशन 16 नंबर चैप्टर है, एवोल्यूशन हम देखेंगे। एवोल्यूशन कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को सबसे लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया था। लैमार्कवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति लैमार्क का मूल सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया था, डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने किया था? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था, डी ब्रीज। उसके बाद में देखेंगे समरूप अंग होते हैं तो कार्य में समान होते हैं। समरूप अंग जो होते हैं ना वह कैसे होते हैं? तो कार्य में समान होते हैं। समजात अंग होते हैं तो रचना में समान होता है। समजात अंग जो होते हैं ना वह रचना में समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क के जीवन के विकास के अध्ययन के क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे इनसे संबंधित नहीं है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशाणु ये संबंधित है। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव ये भी संबंधित है। तो नए अंगों का आविर्भाव ये भी संबंधित है। उसके जीव संघर्ष ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकासवाद की व्याख्या के लिए डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? निगेटिव क्वेश्चन है तो नहीं किया गया था। कौन? तो समर्थ की उत्तरजीविता, इसको किया गया था। नई जातियों का उत्पत्ति ये भी किया गया था। उसको जीवन संघर्ष हो किया गया था। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, अंगों का उपयोग एवं उपयोग, इसको नहीं किया गया था। उसके बाद दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में औसुसी अंग नहीं है? तो औसुसी अंग, सामने वाले चपटे दांत जो होते हैं ना वो औसुसी अंग नहीं है। सामने वाले औसुसी अंग कौन नहीं है? तो सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं वो औसुसी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरजीविता, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, डी ब्रीज के द्वारा। उसके बाद देखेंगे ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना भूणीय प्रक्रिया में समानता नहीं रहती है। क्या कहलाते हैं? तो समजात अंग कहलाते हैं। वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप हो जाने का स्पष्ट किया जाता है क्या? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से सांपों के जो वही नहीं होता, केंचुर उसको बोलते हैं, छोड़ता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के संबंध में जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में मीथेन पाई जाती है, अमोनिया पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है तथा ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्रणाली कौन होता है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्रणाली बंदर होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में औसुसी अंग होते हैं। तो वर्ण पल्लव पेशिया, मनुष्य में औसुसी अंग कौन होते हैं? तो वर्ण पल्लव पेशिया होती है, वर्ण पल्लव पेशिया होते हैं। मनुष्य में औसुसी अंग जो होता है ना वर्ण पल्लव पेशिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अनुक्रमांक सही है? तो सालामेंडर, अजगर, कंगारू, सालामेंडर, अजगर और कंगारू जीवों के विकास के संबंध में, जीवों के जो विकास होता है ना उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही नहीं है? तो सालामेंडर, अजगर और कंगारू या एवोल्यूशन के संदर्भ में यह अनुक्रम सही नहीं है। बाकी सब कौन कौन सही है? तो ऑक्टोपस, डॉल्फिन और शार्क भी सही है। उसके बाद पेंगोलिन, कच्छप और बाज ये भी सही है। मेढक, केकड़ा और झींगा ये भी सही है तथा अजगर और कंगारू ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर चैप्टर कह रहा है कि जंतु विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु विज्ञान का, जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ श्रेणी। मलेरिया जो होता है ना और मलेरिया के परजीवी तथा अमीबा जो दो होता है उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति जो होती है ना निश्चित नहीं होती है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चप्पल की आकृति का जंतु होता है तो पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम जो होता है ना चप्पल की आकृति
प्रजाति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा का प्रचलन है, अमीबा का प्रचलन कूटपाद होता है, अमीबा का प्रचलन कूटपाद होता है। हर प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यूग्लिना जाना जाता है, यूग्लिना जो होता है ना हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो यूग्लिना जो होता है ना पौधे और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी होता है तो उसे यूग्लिना के नाम से जाना जाता है, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और है कि मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो वे आंत में पाए जाते हैं। हिस्टोलिटिका कहाँ पाए जाते हैं? तो आंत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पेचिस या अमीबासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है, एंट अमीबा होता है। तो पेचिस के लिए या अमीबासिस के लिए, पेचिस तथा अमीबासिस के लिए वही होता है, क्या होता है? एंटी अमीबा होता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ होता है तो राइजोबियम होता है। राइजोबियम जो होता है ना राइजोबियम जो होता है ना मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाजोडियम होता है, प्लाजोडियम। मलेरिया प्लाजोडियम के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालाजार यानी कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ होता है तो लिस्मैनिया होता है, लिस्मैनिया। कालाजार लिस्मैनिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट, निद्रा रोग पैदा करता है तो ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस कौन सा पैदा करता है? तो ट्रिपेनोसोमा पैदा करता है, ट्रिपेनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्य जनक परजीवी कौन है? तो ई कोलाई होता है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्य जनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन होता है? तो ई कोलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं तो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। अमीबा में जो कूटपाद होता है ना, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होता है तो भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए होता है, भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए होता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा। मच्छर में जो होता है ना मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? जीवन चक्र किसने? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान में कह रहा है कि जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है तो यूप्लेक्टेला जो होता है ना, यूप्लेक्टेला एक प्रकार का पौधा है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता है, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट, बीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से जाना जाता है तो इक्लोप्टेला। बीनस के फूलों की डालियाँ यूप्लेक्टेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं तो ऑस्टिया कहलाता है, ऑस्टिया कहलाता है। अस्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो अस्पंज होता है ना उस पर छोटा जो छिद्र होता है उसको ऑस्टिया कहते हैं। अस्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? तो अस्पंज जो होता है ना उसके सिरे पर बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है, ऑस्कुलम कहलाता है। नेक्स्ट, सेलेंटेट्रा संघ का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है। सेलेंटेट्रा एक प्रकार का संघ है जिसे निडेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होती है? तो हाइड्रा में जो होता है ना खून नहीं होता, रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन क्रिया चलते रहती है। नेक्स्ट, कोरल यानी परवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो
सिलेटेट्रा के द्वारा होता है। यानी कोरल रीफ जो होता है ना, सिलेटेट्रा के द्वारा होता है, सिलेटेट्रा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है तो टेंटेकिल्स होता है। टेंटेकिल्स होता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या होता है तो टेंटेकिल्स होता है। नेक्स्ट, परवाल क्या है तो परवाल एक समुद्री जीव होता है। परवाल जो होता है ना एक समुद्री जीव होता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना, किसको तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोमोम से क्या जाना जाता है? समुद्री एनीमोमोम से क्या जाना जाता है तो मैडिट्रियम जाना जाता है। मैट्रीडियम। समुद्री एनीमोम समुद्री एनीमोम के नाम से मैट्रीडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, फोर्टिगू मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है तो फाइलेरिया को फोर्टिगू मैन ऑफ वार के नाम से फाइलेरिया को हम जानते हैं। फोर्टिगू मैन ऑफ वार के नाम से हम फाइलेरिया को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरत्व का गुण पाया जाता है तो हाइड्रा में पाया जाता है। इमोर्टालिटी का गुण किस में पाया जाता है तो हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, चिपटे कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है तो प्लेटी हेमेल्थिनिज के नाम से जाना जाता है। चिपटे कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटी हेमेल्थिनिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट, फीता कृमि किस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है तो प्लेटी हेमेंथिंज वर्ग के है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है तो फीता कृमि जो होता है ना मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में हो जाती है तो सूअर के अधपके मांस खाने से हो जाती है। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है तो नेप्थिलिनथिंज के नाम से गोल कृमि या फीता कृमि को किस संघ में रखा जाता है? नेप्थिलिनथिंज संघ में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिस द्वारा एस्केरियसिस रोग होता है। एस्केरिस द्वारा मनुष्य में एस्केरियसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है तो बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग जो होता है ना बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा होता है। फाइलेरिया एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। एस्केरिस कहाँ पाया जाता है तो एस्केरिस जो होता है ना मनुष्य की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है तो केचुआ का। फेरिटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है तो वही केचुआ के वैज्ञानिक नाम है। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित रहती है तो हीमोसाइनिन। केचुए में हीमोसाइनिन रक्त वर्णक उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बाद केचुए में कितनी आँखें होती है तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि केचुआ जो होता है ना किसानों के किस प्रकार लाभ पहुंचाता है तो भूमि को पोली करके। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं तो 3 जोड़ी की टांगे होती हैं। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है तो 3 जोड़ी टांगे। कीटों की पहचान 3 जोड़ी टांगे से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है तो घरेलू मक्खी जो होता है ना ये उपयोगी नहीं है। रेशम कीट उपयोगी है, मधुमक्खी तथा लेडी वर्ल्ड ये सब उपयोगी है। नेक्स्ट, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण
पोषण के कारण होता है स्तनधारी पर मच्छर में जो होता है ना लाल खून का उभर आना स्तनधारी पर पोषण की कारण होता है। नेक्स्ट, लाह उत्पन्न करता है तो कीटों के शरीर के श्रवण से, लाह जो होता है ना लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के श्रवण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो होता है ना रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है तो मैंगोट कहते हैं। मैंगोट, घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है ना उसको मैंगोट कहते हैं। बिच्छू का विष कहाँ पाया जाता है तो डंक में। बिच्छू का विष जो होता है ना डंक में होता है, डंक में। इसके बाद हम देखेंगे तितली की आँखें रात में क्यों चमकती है, क्योंकि टेपिटम लूसिडिम के कारण, टेपिटम लूसिडिम के कारण चमकती है। टेपिटम लूसिडिम के कारण तितली की आंखें चमकती है। नेक्स्ट, निद्रा रोग फैलती है तो सीसी मक्खी के चलते निद्रा रोग फैलती है। स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी के चलते। नेक्स्ट, मनुष्य में कालाजार रोग फैलने वाला मच्छर होता है तो सैंड फ्लाई होता है कालाजार। कीट वर्ग के जंतु का एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है तो 3 जोड़ी पाद, 3 जोड़ी अगर पाद पैर होता है तो उसे कीट वर्ग समझेंगे। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है तो मादा एनोफिजिल मच्छर जो होता है मलेरिया रोग का कैटल फिश के नाम से जाना जाता है। सीपिया को जाना जाता है कैटल फिश के नाम से। नेक्स्ट, ऑक्टोपस है क्या है, एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस जो होता है ना एक मृदु कवची है। इसका डेनिल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस को जो होता है ना ऑक्टोपस को डेविल पे दानव मछली के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है तो ऑक्टोपस में 8 गो भुजा होती है। ऑक्टोपस में जो होता है ना 8 गो भुजा होती है। नेक्स्ट, एनिडीला और मोलस्का एनिडीला और मोलस्का के बीच योजक कड़ी है तो नियोपिल्ना होते हैं। एनिडीला और मोलस्का के बीच नियोजक कड़ी है नियोपिल्ना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नियोपिल्ना। स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्रणाली है तो इकाइनो डर्मेटा। स्टारफिश जो होता है ना इटाइनोडर्मेटा। स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्रणाली है तो इटाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटेन है। अरस्तु का समुद्री ऑर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, समुद्री ऑर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र अरस्तु का लालटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। स्टारफिश किसके नाम पे तो एस्टेरियस के नाम से जाना जाता है। स्टारफिश जो होता है ना वो एस्टेरियस के नाम से जाना जाता है। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होता है तो गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया जो होता है ना वो गिल्स के द्वारा होता है। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। इसमें केवल मछलियों के हृदय की विशेषता, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछली के हृदय जो होता है ना उसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है तो समुद्री घोड़ा जो होता है ना वास्तव में मछली होता है। निम्न में से कौन मछली नहीं है तो कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश। इसमें से कोई मछली नहीं है। इनमें से कौन मछली नहीं है तो मछली नहीं है यानी उपयुक्त सभी मछली नहीं है। इनमें से कोई मछली नहीं है। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा जो होता है ना समुद्री घोड़ा किस वर्ग का होता है तो मत्स्य वर्ग का होता है। मत्स्य। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है तो फ्लाइंग फिश जो होती है वास्तविक मछली होती है, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मीन है तो फ्लाइंग फिश को होता है मीन बोलते हैं। संसार में किसकी जीव संख्या सबसे अधिक होती है तो मछली की जीव संख्या जो होती है ना सबसे अधिक होती है, मछली की जीव संख्या। नेक्स्ट, सबसे विषैली मछली कौन होती है तो पसाड़ मछली होती है सबसे विषैली मछली। कौन मछली तो पसाड़ मछली सबसे विषैली होती है। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है तो सबसे बड़ी मछली होती है तो व्हेल मछली। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है कि जल से बाहर जाने पर मछलियाँ मर जाती है। क्या कारण है कि वे सांस नहीं ले सकते, यही सबसे बड़ा कारण है। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। शीतकाल की तुलना में
क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है? तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण होती है। नेक्स्ट, एम्फीबिया बनाता है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को केवल नर मेढक टरटराते हैं। मादा मेढक के वाक कोष नहीं होते, इसलिए नर मेढक जो होते हैं टरटराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या को बोलते हैं? टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वे 3 कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। तीन कक्ष होते हैं। तो दोस्तों हम यहीं पे 77 नंबर पे क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम 68 से लेकर इसमें आगे जोड़ेंगे।